दोस्तों, कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे देता है कि पुलिस प्रशासन को भी उस शातिर तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इधर अपराधी बहुत ही सुकून के साथ अपने जीवन को जीता ही नहीं है, बल्कि ये कहे कि उसको पूरा भरोसा होता है कि वो कभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। दोस्तों, आज की भी जो सच्ची घटना है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है सजेती। बात मैं आपसे कर रहा हूं 3 जुलाई की शाम के करीब 6:15 बजे के आसपास की। दरअसल इसी सजेती थाने के मुंशी अजय पाल अपने रजिस्टर पे कुछ हस्ताक्षर लेने के लिए थाना प्रभारी पंजालाल से उनके आवास पे जाते हैं, तो देखता है कि दरवाजा बंद है और घर के भीतर पंखा चल रहा है। अब दरअसल मुंशी अजय पाल दरवाजे पे खड़े होकर के दरोगा पंचालाल को कई बार पुकारता है, कई बार आवाज लगाता है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, दरवाजे में धक्का मारता है, तभी दरवाजा झटाक से खुल जाता है। मुंशी अजय पाल जब घर के भीतर अंदर जाता है तो घर के भीतर का नजारा देख वो एकदम से चीख पड़ता है। अब दरअसल घर के भीतर फर्श के ऊपर ही दरोगा पंचालाल का डेड बॉडी पड़ा होता है, जिनके शरीर से काफी मात्रा में खून भी निकल रहा था। इधर मुंशी अजय पाल जब इस तरह की नजारा अपने आंखों से देखता है, वहां से भागते दौड़ते थाने के अंदर आता है और इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को दे देता है। इस बात की जानकारी जैसे सीनियर अधिकारी को पता चलता है, पुलिस प्रशासन अपने टीम के साथ साथ पंचालाल के आवास पर जब वो पहुंचती है तो सबसे पहले उसकी लाश को बारीकी से चेक करती है। तो पता चलता है कि दरोगा पंचालाल के शरीर के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार कर दिया गया है। दरअसल उस लाश के बगल में ही एक चाकू भी पड़ा होता है, जिसमें काफी खून से लथपथ होता है। पुलिस जब पूरे घर की मुआयना करती है तो पुलिस घर के अंदर सबके सामान जो होता है घर के भीतर सब अपने अपने जगह पर ही पड़ा होता है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि मात्र थाने से कुछ ही दूरी पर पंचालाल के आवास के भीतर उसकी हत्या आखिर किसने कर रखा है। पुलिस जब पंचालाल के परिवार वाले के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि पंचालाल मूल रूप से सीतापुर जिले के मनपुरा थाने के अंतर्गत रामकुंड गांव का रहने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। पंचालाल जो 2 शादी कर चुका है। पहली पत्नी का नाम होता है कुंती, जिससे 4 औलाद है, 4 बच्चे हैं, और दूसरी पत्नी का नाम होता है किरण। किरण के भी 3 बच्चे हैं। दरअसल किरण जो कि कानपुर के ही नवाबगंज थाने के अंतर्गत सूर्या बिहार के भीतर एक किराए के कमरे में रहा करती है। पंचालाल की पहली पत्नी कुंती की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। अब पुलिस प्रशासन को जब पंचालाल के पूरे परिवार के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो इस बात की जानकारी पंचालाल के परिवार वालों को दे दी जाती है। इस बात की जानकारी जब पंचालाल के पहली पत्नी यानी किरण दूसरी पत्नी जो किरण है और पंचालाल के बच्चे के जब ये बात पता चलता है तो सबके सब घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। किरण जब अपने पति को डेड बॉडी को देखता है, लाश को देखता है, तो चीख चीख करके रोना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है, और अगले दिन 4 जुलाई के दिन जब पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी पंचालाल के बच्चों के हवाले कर देती है, यानी परिवार वालों को हवाले कर देती है। उसके बाद से पंचालाल के चारों बच्चे अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर के अपने गांव में जाते हैं और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस इस केस की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले पंचालाल के आवास पर जाती है। क्योंकि पंचालाल के घर के भीतर दोनों तरफ दरवाजा होता है, एक दरवाजा जो कि थाना परिसर की तरफ खुलता था तो दूसरा दरवाजा पीछे की तरफ था। अब जस्ट उसके पीछे ही हाईवे होता है। पुलिस जब सामने के दरवाजे पे लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो सीसीटीवी के अंदर पंचालाल के आवास में कोई आते जाते भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, जिससे पुलिस इस बात की अंदाजा लगाती है कि शायद पंचालाल की हत्या जिसने कोई ने भी किया होगा वो जरूर वो पंचालाल के आवास में पिछले दरवाजे से ही अंदर आया होगा। अब पुलिस इतना तो भरोसा कर लेती है कि पंचालाल की हत्या आखिर जिसने भी किया होगा वो जरूर उसका कोई करीबी ही होगा। इसलिए पुलिस अब लोगों से पूछताछ करते हुए इलाके के कुछ शराब की दुकानों पे पहुंचती है। शराब की दुकानों पे जैसे पुलिस पहुंचती है वहां पर जब पूछताछ करती है तो दुकान चलाने वाला जो अवधेश होता है पुलिस को कहता है कि साहब 2 जुलाई के शाम के समय दरोगा पंचालाल हमारे दुकान पे आए थे, लेकिन सवाल है उनके साथ एक सांवले रंग का व्यक्ति भी होता है। सबसे चौंकाने वाली बात शराब दुकानदार ने यह बताया कि इससे पहले जब भी दरोगा पंचालाल दुकान पे आए थे, जब शराब खरीदते थे पैसा वो नहीं देते थे, बल्कि उनके साथ का जो भी व्यक्ति होता था वही पैसा दिया करता था। लेकिन 2 जुलाई को जब वो सांवले रंग के व्यक्ति के साथ जब वो शराब खरीदने के लिए हमारे दुकान पे आए थे तो पैसा खुद दरोगा पंचालाल ही दिए थे।
अब दुकानदार अवधेश जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि वही व्यक्ति होगा जो पंचालाल के काफी करीबी था और उसी ने पंचालाल की हत्या कर दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, पुलिस उसको कैसे ढूंढे। इसीलिए पुलिस उस व्यक्ति के बारे में आगे पूछताछ करने के लिए पंचालाल के गांव रामकुंड जाती है और उसके चारों बच्चों से पूछताछ करती है। उसमें चारों बच्चों एक ही बात कहते हैं कि साहब, हम इस तरह के व्यक्ति को किसी को भी नहीं जानते हैं। पुलिस पंचालाल के बच्चों से यह भी आगे पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों को किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे पिता की हत्या कौन कर सकता है। इस पे पंचालाल के बड़ा बेटा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरे पिता काफी सीधा साधा इंसान थे, न उनका किसी के साथ में कोई दुश्मनी था, ना कोई झगड़ा था। पुलिस वहां पर काफी देर तक पंचालाल के चारों बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब पंचालाल की पत्नी किरण से पूछताछ करने के लिए कानपुर के नवाबगंज थाने के अंतर्गत सूर्या बिहार के अंदर जाती है। लेकिन सवाल है कि पुलिस जब किरण के घर पे पहुंचती है, किरण जब पुलिस वालों को देखती है तो देख करके एकदम से रोने लगती है। पुलिस किरण से आगे पूछताछ करती है कि तुम्हारी दूसरी शादी पंचालाल से कब हुई थी। इस पर किरण पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, जब पंचालाल बेनीगंज थाने के अंदर तैनात थे उसी समय हमने कोर्ट मैरिज किया था। पुलिस किरण से भी उस सांवले रंग के व्यक्ति के बारे में आगे पूछताछ करती है, लेकिन किरण भी पुलिस वालों को ठीक वही जवाब देती है जो इससे पहले पंचालाल के चारों बच्चे दे चुके थे। अब पुलिस किरण से कई तरह के सवाल और भी करती है, लेकिन पुलिस जब किरण के हाव भाव को देखती है तो न जाने क्यों पुलिस को ऐसा किरण के ऊपर ही शक होने लगता है। दरअसल पुलिस को ऐसा लगता है कि किरण को अपने पति की मौत की थोड़ी सी भी दर्द नहीं, थोड़ा सा भी गम नहीं है। हालांकि पुलिस उस समय किरण से ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। जब वो वापस थाने लेकर के चली आती है, अब इस केस की आगे जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले किरण की मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। अब जैसे ही कॉल डिटेल्स को पुलिस चेक करती है तो पता चलता है उसमें एक ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर पंचालाल की हत्या करने से पहले भी और बाद में भी उस पर बातचीत किया गया था। पुलिस जब पंचालाल के भी मोबाइल नंबर का जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उसके कॉल डिटेल्स में वो तमाम नंबर मौजूद होते हैं। पुलिस जब उस नंबर का जब डिटेल्स फिर निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी महेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब महेंद्र, जिसकी उम्र करीब करीब 35 वर्ष होती है, जो रोडवेज कॉलोनी के अंदर रहता है। अब पुलिस को जब इस तरह के डिटेल्स हाथ लग जाते हैं, 7 जुलाई को पुलिस महेंद्र यादव के घर पे पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर के चली जाती है। जैसे ही जो महेंद्र जो होता है, जो देखने में बिल्कुल सांवला होता है, जो पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार करके लाती है, न जाने क्यों महेंद्र को देख करके पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद 2 जुलाई को जब दरोगा पंचालाल शराब के दुकान पे शराब खरीदने के लिए गया था, उस समय उसके साथ जो व्यक्ति था वो महेंद्र ही मौजूद था। इसीलिए पुलिस अब महेंद्र से आगे सवाल पूछती है कि तुम्हारा पंचालाल के साथ में क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, कैसे तुम जानते हो। इसमें महेंद्र पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरा पंचालाल से काफी गहरी दोस्ती था, मैं अक्सर उनसे बातचीत भी किया करता था। पुलिस उससे फिर आगे पूछती है कि क्या तुम 2 जुलाई को उससे मुलाकात करने के लिए गए थे। इसमें महेंद्र पुलिस वालों को बताता है कि हाँ साहब, मैं उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं किया है। लेकिन महेंद्र जब इस तरह की बातें बता देता है कि 2 जुलाई को पंचालाल से मुलाकात करने के लिए गया था, पुलिस को अब पूरा इस बात का भरोसा हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब महेंद्र के साथ सख्ती दबाव से पेश आती है। लेकिन सवाल है कि पुलिस जब सख्ती दिखाना शुरू करती है महेंद्र के ऊपर, आखिरकार महेंद्र भी मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई ही कबूल नहीं करता, बल्कि ये कहे कि जब इस हत्या की पूरी कहानी वो बताता था, उसके बाद से पुलिस महेंद्र के ही कहने पे 1-2 नहीं बल्कि ये कहे कि 3-3 लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर के आती है। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब दरोगा पंचालाल सीतापुर जिले के मनपुरा थाने के अंदर तैनात होता है। पंचालाल दरोगा की पत्नी कुंती भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन दरोगा पंचालाल अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था। उस समय पंचालाल के टोटल 4 बच्चे थे, लेकिन साल 2002 में पंचालाल के घर में एक काफी मुसीबत के पहाड़ टूट जाता है। दरअसल साल 2002 में ही पंचालाल की पत्नी कुंती इस प्रकार से बीमार हो जाती है कि उसका इलाज कराने में पंचालाल पानी की तरफ पैसे भी बहा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी कुंती बच नहीं पाती है और आखिरकार उसकी पत्नी कुंती की मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत हो जाने के बाद से दरोगा पंचालाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दरअसल उसके बाद से दरोगा पंचालाल भी बीमार पड़ जाता है। जैसे तैसे करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन जब 1 साल का समय बीतता है, धीरे धीरे करके वो अपने गम को भुलाने लगता है। दिन भर अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से तो करता है, लेकिन शाम के समय जब वो सोने के लिए
अब रूम में जाता है तो अपनी पत्नी की काफी उसको याद सताता है। दरअसल उस समय पंचालाल को ऐसा लगता है कि पत्नी के बगैर अब जीवन कैसे होता है, ये सब कुछ उसे पता चल रहा है। जब कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार पंचालाल दरोगा का जो ट्रांसफर जो होता है हरदोई जिले के बेनीगढ़ थाने के अंदर हो जाती है। लेकिन बेनीगढ़ थाने के भीतर जब दरोगा पंचालाल को गए हुए अभी मात्र 1 से 1.5 महीने ही भी हुआ था, तभी एक दिन थाने के भीतर किरण आ जाती है। ये किरण जिसकी उम्र होती है करीब करीब 22 वर्ष के आसपास। अब किरण जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होती, बल्कि ये कह के उसके पति का नाम होता है नरेश। अब किरण जब थाने के अंदर आती है तो दरोगा पंचालाल से वो कहती है कि साहब, मेरा पति मुझे काफी मारता पीटता रहता है, हमेशा मारता पीटता है। दरअसल वो एक नंबर का शराबी ही नहीं है, बल्कि ये कहे कि जुआरी भी है। अक्सर जब वो शराब पी करके घर के अंदर आता है, मेरी बुरी तरीके से काफी पिटाई करता है और हमेशा ऐसा करते रहता है। मैं अपने पति से कैसे भी छुटकारा चाहती हूँ। भले किरण अपने पति की शिकायत थाने के अंदर कर देती है, लेकिन इधर दरोगा पंचालाल जो पहली बार किरण को देखता है तो किरण की खूबसूरती को देख करके पंचालाल उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल दरोगा पंचालाल पहली नजर में किरण को एक तरह से कहे तो पसंद कर लेते हैं। किरण जब अपनी पति की शिकायत करती है तो उसके बाद से दरोगा पंचालाल उसके पति को थाने में बुलाता है और किरण के सामने ही काफी बुरी तरीके से उसका पिटाई कर देते हैं। साथ ही साथ किरण के पति को धमकी देते हुए आगे कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने अपनी पत्नी के ऊपर कभी दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसके बाद से किरण अपने पति के साथ वापस घर चली जाती है। अब किरण भले ही वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन सवाल है अक्सर उसका चेहरा अब दरोगा पंचालाल के सामने घुमरने लगता है। इसीलिए दरोगा पंचालाल भी अब किरण का हालचाल पूछने के लिए अक्सर उसके घर पे जाने लगते हैं और फिर उससे बातचीत करने लगते हैं। लेकिन सवाल है जब उसके घर पे जाता है तो दरोगा पंचालाल को ऐसा लगता है कि शायद इस बात की जानकारी उसके पति को पता चल गया तो उसको बुरा न लग जाए। इसीलिए दरोगा पंचालाल किरण के पति से भी दोस्ती कर लेते हैं और दोनों के बीच में जब काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से किरण के घर में बैठ करके काफी मात्रा में शराब भी पीने लगते हैं। जब कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार अंत में दरोगा पंचालाल अपने प्रेम जाल में किरण को फंसाने के बाद उसके साथ में संबंध बना लेते हैं। अब जैसे ही वो संबंध बना लेते हैं, उससे फिर शादी करने के लिए कहते हैं तो किरण भी दरोगा पंचालाल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से दोनों जाकर के एक मंदिर के भीतर लव मैरिज करते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दरोगा पंचालाल किरण के साथ बेनीगढ़ इलाके में ही रहते हैं। लेकिन सवाल है इस बात की जानकारी जब किरण के पति को नरेश को पता चलता है, किरण के पति चाह करके भी इस बात का विरोध नहीं कर पाता और आखिरकार अंत में वह भी अपना मुंह बंद कर लेता है। जब कुछ साल का समय बीतता है, इन कुछ सालों के भीतर किरण भी 3 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां होती है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय बीतता है, आखिरकार पंचालाल की वहां से भी ट्रांसफर कानपुर के नवाबगंज थाने के अंदर हो जाती है और फिर नवाबगंज थाने के अंदर ही सूर्य विहार के भीतर अपनी पत्नी के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। अब नवाबगंज थाने के भीतर आते हैं तो यहीं पर दरोगा पंचालाल की दोस्ती महेंद्र यादव से हो जाती है। दरअसल महेंद्र यादव जो एक ट्रक ड्राइवर होता है, अब दोनों के बीच में जब काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों ही अक्सर एक दूसरे के घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल है कि तब तक दरोगा पंचालाल 50 वर्ष की उम्र को पार कर जाता है। अब उम्र का जब असर शरीर पर पड़ता है, शाम के समय जब ड्यूटी से वापस घर लौट करके आते हैं, चाह करके भी वो अपनी पत्नी किरण की ख्वाहिशों का पूरा नहीं कर पाते हैं। दरोगा पंचालाल की उम्र भले ही ज्यादा हो जाती है, इधर किरण भी 3 बच्चों की मां तो तब तक बन जाती है, लेकिन फिर भी दिखने में काफी जवान ही नहीं बल्कि ये कहे कि काफी खूबसूरत भी दिखती है। अब बेड पे अपने पति के साथ जब वो सोती है, जब उसकी ख्वाहिश रात को पूरी नहीं हो पाती है, अब किरण अपनी पति से संबंध बनाने के लिए भी कहती है, लेकिन कहने के बावजूद भी दरोगा पंचालाल अपनी पत्नी को, किरण को, उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता, उसे खुश नहीं कर पाता। इसी वजह से अब किरण के कदम धीरे धीरे बहकने लगते हैं। अब दरअसल किरण अब आसपास में ताक झांक करना शुरू कर देती है। इधर महेंद्र यादव जब बार बार दरोगा पंचालाल के घर पे आना शुरू करता है और किरण की नजर जब महेंद्र के ऊपर पड़ता है, तो फिर उसको देख करके किरण की भी नीयत वहीं पे डोल जाती है। दरअसल किरण और महेंद्र के बीच में देवर भाभी का रिश्ता हो जाता है दोस्त के हिसाब से, इसलिए दोनों एक दूसरे से अक्सर हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन हंसी मजाक करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये बात दोनों को नहीं पता चलता है। और आखिरकार एक दिन किरण के घर के भीतर ही किरण और महेंद्र के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। अब जैसे ही एक बार ये अवैध संबंध बनता है, उसके बाद से लगातार ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, लगातार इस तरह के संबंध बनते रहते। लेकिन जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, एक दिन किरण जब महेंद्र से अपने घर के भीतर ही मुलाकात कर रही होती है, उसी समय दरोगा पंचालाल अपने घर पे आ जाते हैं और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। अब जैसे इस तरह की नजारा देखते हैं दरोगा पंचालाल,
उसके बाद किरण की काफी बुरी तरीके से दरोगा पिटाई कर देता है। लेकिन किरण की जब पिटाई करते हैं उसके बाद से किरण और महेंद्र दरोगा पंचालाल का पैर पकड़ लेता है और अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है। दरोगा पंचालाल दोनों को माफ उस समय तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ महेंद्र को इस बात की धमकी देते हुए कहते हैं कि आइंदा आज के बाद से तुम्हें हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से किरण और मैं, मतलब महेंद्र और किरण जो चाह करके एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, फिर से दोनों फोन कॉल पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि पहले के जैसे ही दोनों एक दूसरे को जब भी मौका मिल जाता था दोनों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच जाते थे। लेकिन जब कुछ महीने का समय बीतता है, अब थाना नवाबगंज से इधर पंचालाल का ट्रांसफर जो है कानपुर के ही सजेती थाने के अंदर हो जाता है, जो कि कानपुर से करीब करीब 50 किलोमीटर का दूर होता है। अब दरोगा पंचालाल जब सजेती थाने में वो पहुंच जाता है, वहीं पर उनको आवास एक मिल जाता है और वहीं वो रहना शुरू कर देते हैं। सप्ताह 10 दिन पर वो कभी कभी अपनी पत्नी किरण से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचते थे अपने घर, और जब भी मुलाकात करने के लिए पत्नी के साथ जाते थे, न जाने क्यों दरोगा पंचालाल को अपनी पत्नी के ऊपर ये शक होने लगता है कि उसकी पत्नी का और भी नहीं जाने कई लोगों के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। इसी बात को लेकर के दरोगा पंचालाल जब भी अपनी पत्नी किरण से मुलाकात करने के लिए आते हैं, शक की वजह से अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। इधर इस पिटाई से किरण भी तब तक इस प्रकार से आजीज हो जाती है कि आखिरकार वो अपने पति से छुटकारा पाने के लिए, यानी दरोगा से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका ढूंढने लगती है। जब इस बारे में एक दिन महेंद्र से बताती है, तो महेंद्र भी किरण को सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है कि तुम अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। अब महेंद्र जब दरोगा पंचालाल को इस दुनिया से हटाने के लिए किरण से कहता है, अब किरण भी महेंद्र के प्यार में इस प्रकार से तब तक अंधी हो गई थी कि अपने ही पति को, दरोगा पंचालाल को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर जाकर महेंद्र से इस संबंध में बातचीत करती है। महेंद्र जाकर के बिगना का रहने वाला निजाम अली से जाकर के मुलाकात कर लेता है और दरोगा पंचालाल को इस दुनिया से हटाने के लिए 1 लाख रुपए उसे दे करके उसको भी तैयार कर लेता है। अब निजाम जब इस घटना का अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, तो अपने ही प्लान के अंदर पासा गांव का रहने वाला राघवेंद्र को भी इसके भीतर शामिल कर लेता है और राघवेंद्र को भी 20,000 रुपए की लालच देता है। जबकि ये तीनों अपना प्लान को अच्छे तरीके से बना लेता है। उसके बाद से 2 जुलाई के शाम के समय महेंद्र निजाम अली राघवेंद्र को लेकर के सजेती के अंदर पहुंच जाता है और दरोगा पंचालाल के पहले आवास को दिखाता है। अब आवास की रैकी करने के बाद से दरोगा पंचालाल के नंबर पे कॉल करता है और उनसे पूछता है कि तुम कहां पर हो। उस समय दरोगा पंचालाल भी मार्केट के एक शराब के ठेके पे थे, शराब की दुकान पे, वहीं पे महेंद्र को बुला लेते हैं। महेंद्र भी जब मार्केट के अंदर जाता है, उसके बाद से दरोगा पंचालाल महेंद्र से कहते हैं कि आज रात को तुम मेरे पास ही रुक जाओ, क्योंकि दोनों हम साथ बैठ करके शराब पीते हैं। अब उसके बाद से दरोगा पंचालाल शराब की दुकान से जाकर के कुछ शराब की बोतलें लेते हैं, कुछ नमकीन वगैरह खरीदते हैं, होटल के अंदर बैठ करके दोनों काफी मात्रा में शराब पीते हैं। रात के करीब 8 सवा 8 बजे के आसपास दरोगा पंचालाल महेंद्र के साथ जब अपने आवास पे आते हैं, कपड़े उतारने के बाद बेड पर जाकर के गहरी नींद में वो सो जाते हैं। अब वो पंखा भी चालू कर देते हैं। इधर दरोगा पंचालाल जैसे ही गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद से महेंद्र घर के पीछे का दरवाजा को खोल देता है और पीछे से निजाम अली और राघवेंद्र को घर के भीतर शामिल कर लेता है। अब तीनों जब घर के भीतर एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद से सोते समय ही दरोगा पंचालाल कला दबाने लगते हैं। तभी उसी समय दरोगा पंचालाल की नींद खुल जाती है और वो विरोध इस बात का करने लगता है। जैसे ही वो विरोध करना शुरू करता है, उसके बाद से निजाम अली और राघवेंद्र दोनों मिलकर के दरोगा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद से महेंद्र अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार से दरोगा पंचालाल के शरीर पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से दरोगा पंचालाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अब दरोगा पंचालाल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से महेंद्र उनका मोबाइल और उनका पर्स ले लेता है और वहां से वो दोनों भाग जाता है। जब वहां से निकलते हैं वो तीनों, उसके बाद से महेंद्र किरण के नंबर पे कॉल करता है और उसको कहता है कि काम अब हो चुका है। सच में जब महेंद्र पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी बताता है, उसके बाद से पुलिस महेंद्र के कहने पे किरण के साथ साथ निजाम अली और उसके दोस्त राघवेंद्र, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाती है। दोस्तों, पुलिस इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते, अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन सबों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।